जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। यह कोई साधारण मंच नहीं है। ये वो जगह है जहां बात सिर्फ खबरों की नहीं होती, बल्कि उस सच्चाई की होती है जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ शब्दों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ सनसनी नहीं होती, यहाँ तथ्य होते हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक धड़कन से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक सुनिए, समझिए और अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी आय कितनी है और वो महंगाई के मुकाबले कितनी टिक पा रही है। जब हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक वर्ग नहीं होता, बल्कि एक पूरा तंत्र होता है जिसने अपनी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी। और आज वही लोग इंतज़ार करते हैं उस फैसले का जो उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा आसान बना सके। लंबे समय के इंतजार के बाद जो घोषणा सामने आई है उसने उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन उसके साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 18% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। सुनने में ये एक साधारण आंकड़ा लगता है, 2% की वृद्धि, लेकिन जब इसे आप अपनी सैलरी या पेंशन के संदर्भ में देखते हैं तब इसकी अहमियत समझ में आती है। ये सिर्फ 2% नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है कि सरकार महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये बढ़ोतरी आपके खाते में कब दिखेगी। घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्रियान्वयन हमेशा समय लेता है। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग उलझ जाते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने उन्हें बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन मिल जाएगी। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि जब किसी भी फैसले की घोषणा महीने के बीच में होती है तो उसे लागू करने के लिए विभागों को समय चाहिए होता है। फाइलें चलती हैं, अनुमोदन होते हैं, सिस्टम अपडेट होता है और तब जाकर भुगतान होता है। इसीलिए ये पूरी तरह संभव है कि अप्रैल में आपको बढ़ी हुई राशि ना मिले। और अगर ऐसा होता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो भुगतान थोड़ा आगे खिसक गया है, और जब वो आगे खिसकेगा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, बल्कि अपने साथ एरियर लेकर आएगा। सोचिए, अगर मई में आपको ये बढ़ोतरी मिलती है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के 4 महीनों का एरियर भी आपको एक साथ मिल सकता है। ये एक तरह से आपकी देरी की भरपाई होती है, और यही वो बिंदु है जहां समझदारी की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा अभी क्यों नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देखते कि जब मिलेगा तो वो अधिक मात्रा में मिलेगा। अब इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, और वो है पारदर्शिता और प्रक्रिया। पेंशन प्रणाली में ये स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गलती से अधिक भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की जा सकती है। लेकिन ये वसूली किसी मनमाने तरीके से नहीं हो सकती। इसके लिए एक तय प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को सूचित करना अनिवार्य है। कम से कम 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है। बिना सूचना के सीधे कटौती करना न केवल अनुचित है, बल्कि नियमों के खिलाफ भी है। ये नियम केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा का एक माध्यम है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी आर्थिक निर्णय बिना जानकारी और बिना सहमति के लागू ना किया जाए। ये एक तरह का संतुलन है, जहां एक तरफ सरकार अपने संसाधनों की रक्षा करती है और दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी करती है। अब अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो ये विषय और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये उस बलिदान की मान्यता है जो किसी व्यक्ति ने सेवा के दौरान दिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी के दौरान घायल होता है या विकलांग हो जाता है तो उसे 2 हिस्सों में पेंशन दी जाती है, एक सेवा के आधार पर और दूसरा उसकी विकलांगता के स्तर के आधार पर। महंगाई भत्ता इन दोनों हिस्सों पर लागू होता है, ना कि केवल एक पर। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण पेंशनरों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यही वो जगह है जहां जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बनती है। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो शिकायत करना आपका अधिकार है, और ये शिकायत एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। शिकायत प्रणाली का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि यदि कहीं कोई कमी रह जाए तो उसे सुधारा जा सके। ये एक ऐसा तंत्र है जो केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभाव डालता है। जब कोई पेंशनर अपनी समस्या दर्ज करता है तो उसके बाद संबंधित विभाग उस पर कार्यवाही करता है और आवश्यक सुधार किए जाते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। उम्र के साथ ज़रूरतें बदलती हैं, खर्च बढ़ते हैं, और यही वो कारण है कि एक निश्चित आयु के बाद पेंशन में अतिरिक्त राशि जोड़ दी जाती है। ये व्यवस्था विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ भी कई बार देखने में आता है कि पात्र होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। ये केवल एक चूक नहीं है, बल्कि ये उस प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है जहां जानकारी और क्रियान्वयन के बीच अंतर रह जाता है। और इस अंतर को भरने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि पेंशनरों की भी है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, अपनी जानकारी को अपडेट रखना होगा और ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ उठानी होगी। अब अगर हम कर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। विशेष रूप से डिसेबिलिटी पेंशन को कर मुक्त रखा गया है। इसका कारण ये है कि इसे आय नहीं माना जाता, बल्कि एक प्रकार की सहायता माना जाता है।
ये एक मानवीय दृष्टिकोण है जहां ये समझा गया है कि ये राशि किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, ना कि उसकी आय को बढ़ाने के लिए। और अंत में जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वहाँ कई मांगे सामने आती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं, जैसे कि एडिशनल पेंशन की आयु सीमा को कम करना, पेंशन को टैक्स फ्री करना और महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में बदलाव करना। ये केवल मांगे नहीं है, बल्कि ये उस वास्तविकता का प्रतिबिंब है जो आज के समय में लोग महसूस कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और ऐसे में अगर आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो संतुलन बिगड़ जाता है। और यही कारण है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। दोस्तों, ये पूरी चर्चा केवल आंकड़ों और नियमों की नहीं थी, बल्कि ये उस जीवन की कहानी थी जो इन सब के बीच जिया जा रहा है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना वर्तमान देश को दिया और अब अपने भविष्य के लिए सिस्टम पर निर्भर हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन मुद्दों को समझें, इनके बारे में जागरूक रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ उठाएं। यही इस मंच का उद्देश्य है, यही इस बातचीत का मकसद है।